हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं मृदा के प्रकार के वितरण के संबंध में बात करूंगा। मृदा के कितने प्रकार होते हैं और उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है अपने देश में। ये भारत के संसाधन के चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों का ये पाठ है और उसका ये वीडियो का मेरे दूसरा भाग है। इसमें ध्यान रखें, मृदा का वर्गीकरण जो है कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से किया है, लेकिन सर्वमान्य जो वितरण का है प्रकार है वो इस प्रकार से है कि जो भारत की संरचना है, धरातली बनावट है, वनस्पति है, जो यहाँ की जलवायु की विविधता है ना, तो उसके आधार पर भारत को जो है जो प्रकार दिए गए हैं उसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जैसे जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखेंगे, इनका प्रकारों का नाम जरूर याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी, इसे काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में भी आ जाता है कि ये चीका मिट्टी कौन सी है, तो इस बात का याद रखें, चीका मिट्टी हम जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। तो इसका जो जितने भी नाम हैं वो याद रखेंगे, काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जो है हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी करीब 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जैसे सतलज है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां द्वारा जो बहाकर लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होती है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़ भी कहते हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत है, गाद है तथा चीका मिट्टी मिली होती है। भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाए जाने के कारण यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देश का जो है 40% भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलज है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनकी द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों तथा नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों में भी सामान्य रूप से मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये नदियाँ निकलती है, बहकर आती हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं, उन नदियों के जो मध्य क्षेत्र हैं उनमें ये मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत ये नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बताया गया है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और इसी प्रकार से दक्षिण में भी आपके देख सकते हैं कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी की नदी के जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर भी, समुद्र तट में भी। तो ये आप इसका वितरण आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। इसके बाद आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी से सभी परिचित हो गए। यार रेगड़ मिट्टी भी है आपके यहाँ। जो काली मिट्टी पाई जाती है इससे थोड़ा सा और हट करके इसमें जीवाश्म ज़्यादा होता है इस रेगड़ मिट्टी में। इसमें खासतौर से कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक व घनी होती है। इसमें अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवांश का अभाव होता है। इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखा होगा दरारें जैसे फट जाती मिट्टी इसे बोलते हैं, है ना। इन दरारों से इसके वायु मिश्रण में सहायता मिलती है, वायु अंदर जाती है और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, भुरभुरी हो जाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। भारत में यह मिट्टी गुजरात, अमरकंटक तथा बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश तथा मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में आपको देख सकते हैं जो निमाड़ वाला क्षेत्र है इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग में भी, राजस्थान कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है, जिससे इसमें कपास, दालें आदि के लिए बहुत ही उपयुक्त समझी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी इसका उत्पादन होता है। लाल मिट्टी, अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क
और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से भी बनती है। ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी की घाटी है उसमें पहाड़ियों के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों को टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा चॉकलेटी और पीला भी होता है। काला भी दोमट टाइप से मिलता है। अनेक प्रकार की मिट्टियों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है, यानी कि छिद्रयुक्त, इसमें ज़्यादा हवा प्रवेश कर जाती है ना। तो यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुष्क ऊंचे मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्के रंग की, पथरीली, कम गहरी तथा बालू के समान मोटे कण वाली होती है। तो इस कारण से यहाँ पर उपजाऊ नहीं हो पाती है। किंतु निम्न भूमि यानी निचले क्षेत्रों में मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ, लाल रंग की होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज के लिए भी उपयुक्त है। इसके बाद आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का अक्सर परीक्षा में चर्चा होती है, पूछे जाते हैं प्रश्न से, इसलिए इसको ज़रूर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ जहां शुष्क उत्तर मौसम बारी बारी से बदलता रहता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की कह सकते हैं। पहली है गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरी सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी और तीसरी गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी। और यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य में के चौड़ी समुद्र तट जो होता है उसमें, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। यह मिट्टी खासतौर से चावल उत्पादन, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो ध्यान रखें। इसके बाद अगली मिट्टी का प्रकार है मरुस्थली मिट्टी। यह बालू प्रधान मिट्टी है, जिसमें, जैसे कि नाम ही है मरुस्थल, बालू प्रधान मिट्टी है जिसमें बालू के कण मोटे मोटे होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। अब इस बात का भी ध्यान रखें, कच्छ का जो मरुस्थल है उधर से उड़ करके ये भारत के पश्चिमी भागों में जो शुष्क प्रदेशों में जमा हो गई है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थली मिट्टी में नमी कम रहती तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मोटे अनाज ही होते हैं, ख़ास तौर से सब्जियां कुछ इस मिट्टी में बहुत बढ़िया होती हैं। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ध्यान रखिए, नक्शे की जो बनावट है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे अलग अलग कलर दिए हुए हैं, अलग अलग रंग अलग अलग क्षेत्रों को, मिट्टी के भाग को दर्शाते हैं। अब काली मिट्टी को जैसे काले से दर्शाया गया आप देख ही सकते हैं। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, है ना, और दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार से काप मिट्टी, आप पीले वाला भाग जो हिमालय से तराई में देख सकते हैं, पीला भाग जो पूरा का पूरा आप पंजाब से लेकर के यहाँ आपके पश्चिम बंगाल तक। इसी प्रकार से लाल मिट्टी जो है, ये लाल मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में भी है और दक्षिण भारत में भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तथा जो जिनको 7 बहनें बोलते हैं, नागालैंड तरफ भी पाई जाती है। इसी प्रकार से लेटेराइट मिट्टी भी है। ये नीला वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, शुष्क मरुस्थली मिट्टी है। पीले भाग से दिखाया गया है जो थार मरुस्थल, आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान वाला हिस्सा लिखा हुआ है उसके नीचे ये पीला वाला भाग है। तो यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान और कुछ गुजरात का भी क्षेत्र लग जाता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना। वन व पर्वतीय मिट्टी जो होती है,
तो जहाँ जहाँ वन है ध्यान से देख सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और कुछ हिमालय के क्षेत्र में भी पाई जाती है। दलदली मिट्टी जो हरी वाली मिट्टी, आप पश्चिम बंगाल के पास जहाँ पर गंगा का डेल्टा बनता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। और लवण युक्त मिट्टी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ ये आपका चिल्का झील वगैरह है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश के पास देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टियों का वितरण है भारत में। पर्वतीय मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। पर्वतीय मिट्टी जो अगली मिट्टी प्रकार है, यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। अधिकांश यह मिट्टी पतली दलदलों और छिद्र में होती है। नदियों की घाटी और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यहाँ इसका जमाव अधिक नहीं हो पाता। तो पहाड़ी ढालों के तलहटी में टर्सियरी कालीन मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की बलुई, छिछली, छिद्रमय और कम वनस्पति अंश वाली होती है। तो इतनी अच्छी उपजाऊ तो नहीं होती है। ध्यान रखें, हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार हो जाती है। चाय की फसल होती है इसमें, ध्यान रखें। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम, दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति चूना एवं लोहे के अंश पाए जाते हैं। चाय एवं बालू की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, चकराता आदि स्थानों के निकट चूने एवं डोलोमाइट चट्टानों से मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ एवं साल के बड़े बड़े लंबे ऊंचे वृक्ष होते हैं। हिमालय के उन भागों में जहां ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उसमें ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। उन्हीं से बनकर ये मिट्टी आती है। तो मृदा अपरदन आप समझ लीजिए। अब मिट्टी की बात हो गई, अब मृदा अपरदन क्या होता है और मृदा अपरदन से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ध्यान रखें और कैसे होता है, ये सभी बातें हैं। तो मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। जहाँ वनस्पति नहीं होती है, जंगल नहीं होता, इसीलिए तो कहा जाता है हमेशा कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। तो यहाँ पर वनस्पति विहीन, जहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ की मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस भूमि की पैदावार निरंतर कम होती चली जाती है। तो मनुष्यों के लिए आय के साधन भी बंद हो जाते हैं, कृषि भी नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि फसल अगर नहीं होगी, कम होगी, तो कितनी समस्या होती है। अब इसके बाद ध्यान रखें, मृदा संरक्षण से जो होने वाली हानियां हैं, इसको जरूर याद कर ले। 5 हानियां जो है, राष्ट्रीय योजना समिति ने भू क्षरण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट किया है कि वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि हो जाती है, पहला है। दूसरा है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होती है। तीसरा है, नदियों की तह में बालू का जमना, जिससे धरा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। चौथा जो है, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना एवं कृषि उत्पादन में दुष्प्रभाव पड़ना। अब 5वां है, कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाना। तो ध्यान रखें, ये बहुत सारे नुकसान हैं मृदा क्षरण से, मृदा अपरदन से। अब मृदा संरक्षण, यानी कि हम मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं, ये अपरदन से किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी का क्षरण से बचाना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना बहुत ही ज़रूरी हो गया। मृदा संरक्षण के लिए जो हम उपाय कर सकते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जो पहला है, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों की फसल उगाना। सीढ़ीदार, जैसे कि असम तरफ आप देख सकते हैं सीढ़ीदार खेतों की, मेघालय तरफ आप देख सकते हैं सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उसमें फसल उगाए जाते हैं। खेतों में बांधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। आप खेतों में छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे कि खेतों से निकलने वाले छोटे छोटे नाले हैं वो बंद हो जाए, मिट्टी बाहर ना जाने पाए, उसी खेत में जमा हो। तीसरा है, शुष्क प्रदेशों में वन की गति को रक्षक मेखला, यानी कि पेड़ पौधों को बाड़ लगाना।
पेड़ पौधे लग जाते हैं तो मिट्टी को कटने नहीं देते हैं। इस प्रकार से किनारे किनारे बाड़ लगा देना जिससे कि बहकर मिट्टी न जाने पाए। तो रक्षक मेखला द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, इसलिए इससे रोकना चाहिए। पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। पशु जो है हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तथा मिट्टी अपरदन में भी कहीं न कहीं वो उत्तरदायी होते हैं। मिट्टी ऊपरी जो परत होती है उसमें धूल से भर जाता है उनके चलने फिरने के कारण, जिससे कि हवाओं के द्वारा भी इससे क्षरण होता है। इसी प्रकार से जो है अगला जो संरक्षण का उपाय बताया गया है, पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना चाहिए। जल को पूरी तरह से बह नहीं जाने दीजिए, बल्कि उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए जो ज़मीन के नीचे जाए, जिससे जल भी हमारा भूमि जल जो होता है वो मेंटेन रहेगा, बना रहेगा बराबर, और हमारे मिट्टी का अपरदन भी नहीं होगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। तो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जो पशुओं के माध्यम से जो वनों की भूमि को नुकसान पहुँचाता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर ये कोशिश किया जाए कि चारागाह बनाया जाए, सिर्फ वहीं पर ही पशु जा सके, ज़्यादा वनों पर घूम फिर करके ज़्यादा वनों को नुकसान ना पहुँचाए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से जो ये उपाय हैं ये ज़रूर करना चाहिए। बच्चों, आज मिट्टी के बारे में ही सिर्फ चर्चा हुई है। अगली वीडियो में अगली बात ये मिट्टी जैसे ये संसाधन है आपका, उसके बाद हम जल का करेंगे चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ठीक, ओके।